बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इस चैप्टर का ताल्लुक एनवायरमेंटल बायोलॉजी के साथ है और ये एक और सेगमेंट हमारे इस बायोलॉजी के कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इससे पहले आपको याद होगा हमने चैप्टर 24 कंप्लीट किया जिसका ताल्लुक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के साथ था, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लेकर चैप्टर 20 से लेकर, और ये यहाँ तक हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एक एरिया होता है बायोलॉजी का, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद फिर अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इस फील्ड से सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है और उसके बाद फिर आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी एरिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लास्ट 2 चैप्टर वो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो चैप्टर 25 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसमें क्या चीज़ हमने ह्यूमन और उसकी इन्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस करनी है। देखिए, ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है वहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है और इसके साथ साथ हमारा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इस अर्थ के ऊपर उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। बेसिकली हमने इस मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर इन इंटरेक्शंस को डिस्कस करना है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो वर्ड इन्वायरमेंट, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग इज़ द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग, और ये जो हमारी सराउंडिंग होगी, दिस सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। यानी दिस सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये दोनों चीज़ें हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर वो चीज़ें मुश्तमिल होंगी, और इन तमाम के साथ ह्यूमन भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो इन डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से एक पर्टिकुलर इंटरेक्टिंग सिस्टम वजूद में आता है, दैट इंटरेक्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की टर्म आप लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम बेसिकली दिस टर्म इज़ यूज फॉर an interacting system at a particular place where different type of biotic and abiotic components interact with each other। तो यहाँ पर हम चूँकि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ह्यूमन इकोसिस्टम के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर दाखिल होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट से फिर दोबारा से ये न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ चले जाते हैं। यूँ इस इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ये साइकिल्स चल रही होती हैं। तो इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स को कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इन्हें क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिक मूवमेंट कैसे हो रही है। बायोजियोकेमिकल साइकिल टर्म बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट से ये न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होंगे, और जब ये ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज़ जब डीकम्पोज होती हैं, so those nutrients are again returned to the
environment. So this cyclic movement of nutrient elements, cyclic movement of nutrient elements, ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, या फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट. साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू organisms and back to the environment and back to environment. So this cyclic movement of nutrient elements from environment to the organism and back to the environment is known as biogeochemical cycle. तो हमारा जो ये सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट को ट्रेस करेंगे. अच्छा, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स वही एलिमेंट्स हैं जो लिविंग बॉडी का पार्ट हैं, यानी बायो एलिमेंट्स. हम वो बायो एलिमेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, बायो एलिमेंट्स. क्योंकि आपको याद होगा न्यूट्रिएंट टर्म हम इससे पहले भी कई जगहों पर यूज़ कर चुके हैं. न्यूट्रिएंट का मतलब होता है एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नेसेसरी एलिमेंट्स टू द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो वो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट कहलाएगा. तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट से मुराद है हमारी, न्यूट्रिएंट टर्म इज़ यूज फॉर द बायो एलिमेंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी को ज़्यादा मकदार में चाहिए हो तो इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, और अगर ये कम मकदार में चाहिए हो तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, या जिनको मेजर और माइनर एलिमेंट्स भी कहा जाता है ना. तो ये वही चीज़ है, ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स की ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. तो यहाँ पर हम इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की साइकिल्स की एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम इन बायोजियोकेमिकल साइकिल की एग्जांपल्स को डिस्कस करें, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि इन न्यूट्रिएंट के जो प्राइमरी रिजर्वायर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या हैं, प्राइमरी रिजर्वायर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो ये प्राइमरी रिजर्वायर्स 4 किस्म के हैं. The primary reservoirs of the nutrients are of 4 different types. इनको कहा जाता है primary reservoirs of nutrients. Primary reservoir. Reservoir का क्या मतलब है? Reservoir का मतलब है collection, ज़ख़ीरा. Reservoir. तो primary reservoirs of nutrients. Environment के अंदर nutrient कहाँ store हो रहे हैं? रेजर्वायर का दूसरा मीनिंग है स्टोर हाउस. रेजर्वायर टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोर हाउस, कि व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट. ये न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट के किस कंपार्टमेंट में मौजूद होंगे बल्क क्वांटिटी में, और वहाँ से फिर ऑर्गेनिज्म इसको एक्वायर करेंगे. तो ये जो प्राइमरी रेजर्वायर्स हैं ये असल में इनको क्लासिफाई किया हुआ, इनकी जो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी रेजर्वायर की, ये क्लासिफिकेशन 2 क्राइटेरिया के ऊपर बेस की गई है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रेजर्वायर, इट इज बेस्ड अपॉन वेदर द रेजर्वायर कंटेन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. पहला क्राइटेरियन क्या है कि ये ख्याल रखा गया है यहाँ पर रेजर्वायर को क्लासिफाई करते हुए कि वेदर इट कंटेन्स organic or inorganic compound. It contains organic or inorganic nutrient. क्योंकि कोई रिजर्वायर होगा जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में उसने स्टोर किया हुआ होगा न्यूट्रिएंट्स को, और कोई रिजर्वायर ऐसा होगा जिसने इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट को अपने अंदर स्टोर किया हुआ होगा. तो हम इस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो रिजर्वायर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल है या इनऑर्गेनिक पर है. और दूसरा जो क्राइटेरियन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वो क्या है कि वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली यूजेबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स या फिर ये अनयूजेबल हैं. ठीक है, दूसरा क्राइटेरियन यहाँ पर क्या है कि ये रिजर्वायर क्या ये यूजेबल हैं, ऑर्गेनिजम्स के लिए डायरेक्टली यूजेबल हैं.
whether or not directly used by the organism, directly used by organisms, यानी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं आफ्टर सम प्रोसेसेस, दे आर transform in such a state that can be used by the organisms. So whether or not directly used by organism, इस बुनियाद के ऊपर इन रेजर्वायर्स को क्लासिफाई किया हुआ है. दोबारा देख लें कि ये जितने भी प्राइमरी रेजर्वायर्स होंगे न्यूट्रिएंट के, यानी स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट, इनकी क्लासिफिकेशन दरअसल दो क्राइटेरिया पर बेस करती है. उसमें से एक क्राइटेरियन है कि वो रेजर्वायर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल है या इनऑर्गेनिक पर मुश्तमिल है. दूसरा कि उस रेजर्वायर में मौजूद न्यूट्रिएंट वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के लिए यूजेबल हैं या यूजेबल नहीं है. तो इस बुनियाद पर हमने रेजर्वायर्स को क्लासिफाई किया है. तो टोटल ये 4 रेजर्वायर्स हैं. ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन गिव्स अस 4 रेजर्वायर्स. इन रेजर्वायर्स को इस तरह से नेमिंग की गई है, रेजर्वायर ए, रेजर्वायर बी, रेजर्वायर सी और रेजर्वायर डी. दरअसल ये आपको जो डायग्राम दिखाई जा रही है ये कॉन्सेप्ट मैप है, और इस कॉन्सेप्ट मैप के अंदर हमने रेजर्वायर्स को इस तरह से यूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्लेस किया है. यूँ समझ लें कि अगर हम यहाँ पर सेंटर में यूँ लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज करें कि ये ऐसे करके हमने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ करके 2 रेजर्वायर को ऊपर और 2 रेजर्वायर को नीचे यूँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी तरह से यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन यूँ सेंटर में ड्रॉ की जाए तो ऐसी सूरत में अब 2 रेजर्वायर को हमने लेफ़्ट साइड पर और 2 रेजर्वायर को राइट साइड पर यूँ डिवाइड कर दिया. तो यूँ समझ लें कि ये किस्म का एक टेबल बन गया है, ये एक किस्म का टेबल बन गया है. तो इस टेबल के अंदर ये 2 रोज़ हैं, 2 रोज़, एक ऊपर वाली रो जिसमें रेजर्वायर ए और रेजर्वायर बी आ रहा है, और एक नीचे वाली रो है जिसमें रेजर्वायर सी और रेजर्वायर डी आ रहा है. और बिल्कुल इसी तरह से इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स बन गए. तो एक ये लेफ़्ट कॉलम विच कंटेन्स रेजर्वायर ए एंड सी, और एक राइट कॉलम विच कंटेन्स रेजर्वायर बी एंड डी. तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ये कंसेप्चुअल मैप है इन तमाम रेजर्वायर्स का, और इनके दरमियान जो लिंक है उसको ये इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि एक किस्म का ये टेबल बनाया हमने इन रेजर्वायर्स को अरेंज करते हुए कि इस टेबल में जो ऊपर वाली रो होगी उसमें रेजर्वायर ए और बी प्लेस किया जाएगा, और जो नीचे वाली रो होगी उसमें रेजर्वायर सी एंड डी प्लेस किया जाएगा. ये हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, और इसी तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं 2 कॉलम्स बने हुए, एक लेफ़्ट और एक राइट. लेफ़्ट साइड पर ए और सी, और इस तरह से राइट साइड पर बी और डी. तो आप अगर वैसे देखें तो यूँ ये रेजर्वायर ए, बी और फिर सी, डी, यानी पहले ऊपर वाली रो और फिर ये नीचे वाली रो, वही जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ए, बी एंड देन सी, डी, इस तरह से ये अरेंज है. आपने गौर किया कि ये जो रेजर्वायर्स ऊपर वाली रो के अंदर मौजूद हैं, यानी ए एंड बी, ये दोनों रेजर्वायर दरअसल ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर मुश्तमिल हैं. इनके अंदर न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक नेचर के होंगे. लेकिन रेजर्वायर सी एंड डी जो कि लोअर रो के अंदर मौजूद हैं, बोथ कंटेन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. मैंने आपको यही बताया था ना कि हमने एक क्राइटेरियन यहाँ पर ये यूज़ किया है इन रेजर्वायर को क्लासिफाई करते हुए कि वेदर द रेजर्वायर कंटेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजर्वायर कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ए एंड बी ये ऑर्गेनिक पर मुश्तमिल हैं, और सी एंड डी कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. अंडरस्टैंड. बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि ये जो लेफ़्ट कॉलम में मैंने आपको ए और सी पॉइंट आउट किया है, तो ए और सी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेजर्वायर मौजूद हैं ए और सी के अंदर, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं विच आर अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड सिमिलरली बेशक यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं सी के अंदर, बट दे आर अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपने नोट किया कि लेफ़्ट साइड पर ये डायरेक्टली लिविंग बीइंग के लिए यूजेबल हैं, लेकिन जो बी और डी राइट साइड के कॉलम के अंदर ये दोनों रेजर्वायर आ रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो ऑर्गेनिक मटेरियल अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट.
और ये रेजर्वायर डी ये भी अनअवेलेबल है। तो इस तरह से ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ठीक है। अब इनकी इंटर कन्वर्जन मुलाहिजा करें, रेजर्वायर ए में क्या चीज़ होती है, तो रेजर्वायर ए कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज अ न्यूट्रिएंट। उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इटसेल्फ एक रेजर्वायर है। और डेट्राइटस जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेट्राइटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज डेट्राइटस। तो ये दोनों लिविंग बींग्स भी एक किस्म का रेजर्वायर है और ये डेट्राइटस ये भी रेजर्वायर है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। लिविंग बींग्स भी ऑर्गेनिक हैं और जो डेट्राइटस होगा वो भी ऑर्गेनिक होगा। और क्या ये लिविंग बींग्स और डेट्राइटस ये एज अ न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं दूसरे लिविंग बींग्स के लिए? यस, जाहिर है कि एक लिविंग बींग दूसरे लिविंग बींग को खाता है। जैसे इंसान हैं तो हम बहुत सारे एनिमल्स को खाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स को हम खाते हैं, और इसी तरह से दीगर एनिमल्स और दीगर प्लांट्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से ये रेजर्वायर लिविंग बींग्स के लिए रेडिली अवेलेबल है। इवन ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ये भी बहुत सारे लिविंग बींग्स इसको यूटिलाइज करते हैं। सो दिस रेजर्वायर विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट फॉर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये रेजर्वायर बी के अंदर कैसे चेंज हो सकता है? तो रेजर्वायर बी में चेंज होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इस रेजर्वायर को। वो प्रोसेस है फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब है कि अगर ये लिविंग बींग्स डेड होने के बाद अगर डीकम्पोज ना हो पाएँ और किसी डीप अर्थ क्रस्ट के अंदर ये प्रिजर्व हो जाएं, तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू फॉसिल। डेड रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल। दिस इवेंट इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिल फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कोल, ऑयल, पीट। तो ये देखो जो रेजर्वायर बी था इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्टली लिविंग बींग्स के यूज़ में नहीं आ सकते। मसलन हम ये कोयला, ऑयल, पीट ये नहीं खा सकते, ना प्लांट खा सकते हैं ना एनिमल्स खा सकते हैं। ये इनको डायरेक्टली लिविंग बींग्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फॉसिलाइजेशन के ज़रिए रेजर्वायर ए कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू रेजर्वायर बी। और उसके बाद जब ये फॉसिल फ्यूल जो होगा, कोल, ऑयल, पीट, जब इसको बर्न किया जाएगा, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, तो ऐसी सूरत में दिस रेजर्वायर बी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू रेजर्वायर सी। यानी इसकी बर्निंग से क्या होगा, इसकी बर्निंग से ये मुख्तलिफ गैसेस निकलेंगी, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगी, सॉइल के अंदर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, वाटर। तो ये इनकी बर्निंग से ये चीज़ें हासिल हो रही हैं। तो आपने ये दोनों इवेंट याद रखने के फॉसिलाइजेशन की वजह से रेजर्वायर ए किस में चेंज हो सकता है, बी में, और जबकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रेजर्वायर बी चेंज हो सकता है इनटू सी। लेकिन क्या रेजर्वायर बी रेजर्वायर डी में चेंज हो सकता है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर अनअवेलेबल, जैसे मिनरल्स इन द रॉक्स? तो ये मिनरल्स इन रॉक क्या ये कोल या ऑयल से डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगे? नो। मिनरल्स इन रॉक ये कहाँ से अराइज होते हैं? ये असल में जो एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर, ये जो रेजर्वायर था, इस रेजर्वायर से जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी तो उसमें ये एटमॉस्फेयर, सॉइल या वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सेडिमेंट बनाते चले जाएंगे, तहें बनाते चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली ये मिनरल्स इन द रॉक्स विल बी डेवलप। ये बड़े बड़े पहाड़ वजूद में आएंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसा इवेंट है जिसके ज़रिए सी रेजर्वायर डी में चेंज हो रहा है। और अगर डी की बात की जाए कि सी में चेंज हो सकता है, यस। कैसे होगा? वेदरिंग और इरोजन एक ऐसा इवेंट है। वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक के ऊपर कुछ केमिकल्स का इफेक्ट होता है और रॉक टूटना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। और वेदरिंग के साथ साथ इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसको इरोजन कहते हैं। तो ये बोथ वेदरिंग एंड इरोजन कैन ट्रांसफॉर्म द रेजर्वायर डी इनटू सी। बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखिए कि रेजर्वायर ए एंड सी दे आर आल्सो इंटरकन्वर्टेबल। वो कैसे? इसमें देखो रेजर्वायर ए में ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सी में इनऑर्गेनिक है। लेकिन होगा ये कि जो रेजर्वायर ए होगा वो जब रेस्पायरेशन परफॉर्म करेगा, लिविंग बींग्स रेस्पायरेशन परफॉर्म करेंगे, डीकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, तो वो अपने मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज़ कर देंगे इन्वायरमेंट के अंदर। तो यूँ ये ए सी में चेंज हो रहा है। और अब ये जो सी है, जब इसको लिविंग बींग्स
अस्सिमिलेट करते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल को दोबारा लिविंग बींग्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। सो इस तरह से ये वाला जो दोनों रिजर्वायर है इन प्रोसेसेस के ज़रिए आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो आपने ये जो प्राइमरी रिजर्वायर्स थे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व की, इनकी क्लासिफिकेशन देखी किस बुनियाद पे की गई है, और इनके दरमियान जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं उनको भी आपने याद रखना है। यहाँ पर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में इन प्रोसेसेस के नाम पूछे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे MCQs यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी प्रोसेसेस हैं कि रिजर्वायर ए को रिजर्वायर सी में कौन कौन से प्रोसेसेस से चेंज किया जाता है, या सी को ए में किस प्रोसेस से चेंज किया जाता है, इन प्रोसेसेस के नाम भी आपने याद रखने होंगे। ठीक है भाई, तो ये प्राइमरी रिजर्वायर्स तो हमें क्लियर हो गए। बात हो रही थी हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, दोबारा उसी तरफ लेकर जाते हैं हम। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम न्यूट्रिएंट की साइक्लिक मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। तो इसमें आपने पहले देख लिया कि ये जो न्यूट्रिएंट्स थे ये हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पर स्टोर्ड हैं, इनके स्टोर हाउसेस कौन से हैं। तो ये 4 रिजर्वायर आपने नोट किए। हाँ जी, तो अगर ये जितने भी हमने यहाँ पे प्रोसेसेस का जिक्र किया है, तो ये प्रोसेसेस अगर अफेक्ट हो जाएं तो ऐसी सूरत में ये रिजर्वायर का जो इंटर कन्वर्जन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और दरअसल इन प्रोसेसेस के अफेक्ट होने से जब इन रिजर्वायर का इंटर कन्वर्जन अफेक्ट होगा तो अफेक्ट असल में अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल पर। यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल अपसेट हो जाएगी कि वो जो साइक्लिक मूवमेंट आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म बैक टू द इन्वायरमेंट, वो अफेक्ट हो जाएगी। और अगर वो अफेक्ट होगी तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम इस इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर फॉसिलाइजेशन ज़्यादा हो तो ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सारे इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तब भी सब कुछ अपसेट हो जाएगा। अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ज़्यादा हो जाए तो यूँ इन्वायरमेंट के अंदर ये वाला रिजर्वायर बढ़ेगा और पोल्यूशन इतनी हो जाएगी कि ये जो लिविंग बींग्स हैं ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये एक बड़े रिदम से चल रहे हैं और इनको एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि कंट्रोल कर रही है। तो इनमें जब भी कोई अपसेट आता है तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है वो हिल जाता है और हमारी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो कि हम मोस्ट सुपीरियर क्रिएचर है इस अर्थ के ऊपर, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इन प्रोसेसेस को अपसेट ना होने दें। हालांकि इन प्रोसेसेस में जो अपसेट आता है वो भी हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, लेकिन हमारा ही ये फ़र्ज़ है कि हम उसको कंपनसेट भी करें। तो चूँकि ये हमारा इन्वायरमेंट है तो हम किसी और जगह पर जाकर माइग्रेट नहीं कर सकते कि मार्स पर चले जाएं या प्लूटो पर चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो हमने यहीं पे रहना, तो इस वजह से इस पूरे इन्वायरमेंट की केयर हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उसकी 2 एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। उनमें से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर साइकिल की फॉर्म में और दूसरी है नाइट्रोजन साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में वाटर साइकिल, जी वाटर आप जानते हैं कि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये इतना न्यूट्रिएंट ये इस हवाले से तो इतना अहम नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इस हवाले से बड़ा अहम है कि इससे बॉडी को बहुत सारे और फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं। वाटर के मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स लिविंग बींग्स के अंदर आपने यकीनन फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़े होंगे बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर। तो वाटर इस अर्थ के ऊपर, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वायर क्या है, वाटर आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि ये रिजर्वायर ए का कंपोनेंट है या रिजर्वायर बी का कंपोनेंट है या सी का या डी का, तो आप इसको किस में कैटेगराइज करेंगे? रिजर्वायर सी। दिस इज द पार्ट ऑफ द सी, रिजर्वायर सी। It is the part of reservoir C. It is part of reservoir
जी, तो रेजरवायर सी का ये पार्ट है, रेजरवायर सी। और रेजरवायर सी क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। आप इसको जस्टिफाई करें कि ये रेजरवायर सी का पार्ट है, तो आप कहेंगे कि दिस इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर है। एंड सेकेंडली इट इज़ अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट बाय द टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट। तो इन दो करैक्टर्स की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रेजरवायर सी। रेजरवायर सी में ये दो करैक्टर्स पाए जाते हैं ना, कि रेजरवायर सी में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे और वो एज न्यूट्रिएंट अवेलेबल भी होंगे। तो वाटर भी इसी तरह से। तो वाटर जो कि रेजरवायर सी का कंपोनेंट है, नेचर के अंदर वाटर कहाँ स्टोर है? रेजरवायर सी में तो है, लेकिन ये रेजरवायर सी की जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर इस इन्वायरमेंट का कौन सा कंपार्टमेंट कर रहा है? तो आप कहेंगे सी एंड ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर बॉडीज़, ये इसका स्टोर हाउस हैं। डिफरेंट वाटर बॉडीज़, डिफरेंट वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है कि वाटर के रेजरवायर्स, जहाँ पर वाटर यूँ स्टोर है हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, तो उनको वाटर बॉडीज़ कहा जाता है। तो इन वाटर बॉडीज़ में सर फहरिस्त है समंदर, सी एंड ओशंस, और इसके अलावा बाकी छोटे वाटर बॉडीज़ हैं। तो इसमें आप देखिए ये वाटर बॉडीज़ के साथ साथ वाटर का जो स्टोरेज है वो लिविंग बीइंग्स में भी हो रहा है। वाटर बॉडीज़ के साथ साथ वाटर इज़ आल्सो द कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिविंग बीइंग। तो इस तरह से ये लिविंग बीइंग्स में भी इसका स्टोरेज हो रहा है। तो आप लिविंग बीइंग्स को भी यहाँ पे शुमार कर सकते हैं, ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ बल्कि लिविंग बीइंग्स, उनके अंदर भी ये वाटर स्टोर्ड है। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर वाटर इन इन्वायरमेंट, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये दरअसल हम वाटर इन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर वाटर किस फॉर्म में। तो किस फॉर्म में वाटर इन्वायरमेंट के अंदर? वाटर इन्वायरमेंट के अंदर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तकरीबन जो अर्थ के ऊपर टोटल वाटर है, टोटल वाटर हमारी अर्थ पर तकरीबन कोई 71% के करीब है, 71% पूरी अर्थ का ये वाटर पर मुश्तमिल है। तो इसमें से 97% इज़ फाउंड इन सी एंड ओशन, एंड दिस इज़ नोन एज मैरीन वाटर। मैरीन वाटर विच इज़ फाउंड इन सी एंड ओशन। सी एंड ओशन के अंदर जो वाटर मौजूद है, दिस इज नोन एज मैरीन वाटर, जो कि टोटल वाटर का 97% है। जस्ट 3% वाटर इज प्रेजेंट अदर देन सी एंड ओशन, एंड दिस इज नोन एज फ्रेश वाटर। तो अब ये जो फ्रेश वाटर है हमारे पास, फ्रेश वाटर जस्ट 3%, उसमें से भी याद रखें कि 2% इज फ्रोजन। इसमें से जो 2% था वो फ्रोज़न था, और बाकी का जो 1% है वो रनिंग वाटर है। फ्रोज़न। अब वो फ्रोज़न कहाँ पर है? वो आइस कैप्स जो पोलर एरियाज़ पर मौजूद हैं वहाँ पर मौजूद है फ्रोज़न फॉर्म में, या फिर इसके अलावा ग्लेशियर्स जो हमारे माउंटेन्स पर मौजूद हैं, तो उस फॉर्म में ये फ्रोज़न है, इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में 2% आउट ऑफ दिस 3%, इसका तकरीबन कोई 2/3 पोर्शन ये फ्रोज़न है, और जबकि 1/3 पोर्शन ये रनिंग वाटर है। अब ये जो रनिंग वाटर होता है, ये इसकी क्या क्या शक्लें? रनिंग वाटर इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर रनिंग वाटर में कुछ तो है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेटेड वाटर, कुछ प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वो वाटर जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? उसमें प्रेसिपिटेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेन इज़ द काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन के अलावा यहाँ पर जैसे स्नो इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्नो के अलावा हेल, ठीक है, ये जो ओले वगैरह पड़ रहे होते हैं, तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अच्छा, बाकी जो रनिंग वाटर है वो कौन सा है? बाकी रनिंग वाटर में
ये रिवर्स आ जाते हैं। रिवर्स असल में देखो बाकी जो रनिंग वाटर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, चैनल्स और बेसिन्स। चैनल्स और बेसिन, चैनल कहते हैं उस तरह से कोई एक लॉन्गिट्यूडनल डक्ट हो, जैसा कि रिवर या फिर कैनाल, रिवर कैनाल, या फिर कोई एक्वीफर। एक्वीफर कहते हैं अंडरग्राउंड जो रिवर्स होते हैं। कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो अंडर द अर्थ मौजूद हैं, उनको एक्वीफर्स कहा जाता है, एक्वीफर्स। तो ये रिवर, कैनाल, एक्वीफर्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ चैनल्स, यानी इसके अंदर यूं वाटर बहता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। और दूसरा कुछ है बेसिन। बेसिन का मतलब है कि कोई इस तरह का ऐसे डिप्रेशन वाला एरिया अर्थ की सरफेस के ऊपर या अंडर द अर्थ, जहां पर वाटर यूं रुका हुआ, स्टैग्नेंट वाटर हो, रुका हुआ पानी। तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, जैसे पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स, या फिर इसमें आ जाते हैं लेक्स। और लेक्स के अलावा यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर, उसकी जो अपर सरफेस होती है उसको वाटर टेबल कहते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेसिन। अच्छा, तो ये आपको मैंने इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स थी वाटर की, ये वो शो की हैं। और दूसरी तरफ लिविंग बींग्स के अंदर भी वाटर मौजूद है। लिविंग बींग्स में वाटर कैसे, क्योंकि भाई लिविंग बींग्स में 70% वाटर मौजूद है। हमारी बॉडी के ओवरऑल जो बॉडी वेट है उसका 70% वाटर पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से लिविंग बॉडी का भी एक मेजर पार्ट वाटर है। अब ये वाटर इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, यानी ये जो इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर आप देख रहे हैं, यहाँ से लिविंग बींग्स में और लिविंग बींग्स से दोबारा इन वाटर बॉडीज़ में वाटर की सर्कुलेशन हो रही है, दैट इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल is the cyclic movement. This is actually the cyclic movement of water from different compartments of the environment, from different compartments of environment to the body, to the living bodies, and then back to the environment. ठीक है, living bodies and बैक टू इन्वायरमेंट। सर ये फ्रेश वाटर रिपीट कर दें, मेरा नेट चला गया था। जी बेटा, फ्रेश वाटर का मतलब है कि अदर देन सी एंड ओशन जितना भी पानी अर्थ पर मौजूद है सारा फ्रेश वाटर है, चाहे वो ये गंदे पानी की नालियों में ही बहता हुआ पानी क्यों ना हो, उसको भी फ्रेश वाटर कहा जाएगा। फ्रेश वाटर में तकरीबन 2/3 पोर्शन फ्रेश वाटर का फ्रोज़न है, आइस कैप्स की शक्ल में पोलर एरियाज़ के ऊपर, एंटार्क्टिका और वो जो ऊपर नॉर्थ पोल है वहाँ पर, और बाकी ग्लेशियर्स में जो कि पहाड़ों पर ये ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं, इस तरह से ये फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद है। और बाकी का जो 1/3 पोर्शन है इस फ्रेश वाटर का वो रनिंग है। तो रनिंग वाटर यूँ प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, रेन, स्नो, हेल वगैरह, या फिर ड्यू वगैरह, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। बेसिन की फॉर्म में हो सकता है कोई रुका हुआ पानी जैसे पॉन्ड, लेक या अंडरग्राउंड वाटर, या फिर वो चैनल्स की शक्ल में हो सकता है जैसे रिवर, कैनाल या एक्वीफर। तो ये सारी फ्रेश वाटर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैरीन वाटर में सिर्फ सी एंड ओशन इंक्लूड होगा। और दूसरी तरफ फिर मैंने लिविंग बीइंग्स में बताया। अब ये जो साइक्लिक मूवमेंट हो रही है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द एनवायरनमेंट, हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। सो ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, दिस इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ वाटर साइकिल को कंट्रोल करने में 2 मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो 2 मेजर फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1, उसमें देखो ये नंबर 1 सनलाइट। ये सनलाइट क्या करती है? सनलाइट कॉजेज एवोपरेशन, इससे एवोपरेशन होगी और ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे वाटर निकलेगा। इवन जो लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी से भी एवोपरेशन हो रही होती है। जैसे प्लांट से जो एवोपरेशन उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, और जो एनिमल से हो रही है उसको परस्पायरेशन कहा जाता है। ये जो स्वेट यहाँ पर डेवलप होता है और
वो फिर एवोपरेट कर जाते हैं। तो इस तरह से ये एवोपरेशन लिविंग बीइंग से भी हो रही है, एवोपरेशन ये क्लाउड से भी हो रही है, एवोपरेशन आपको ये जो समंदर है या दरिया वगैरह हैं वहाँ से भी, और जो फ्रोज़न फॉर्म है वहाँ से भी, यानी जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ से सनलाइट की वजह से एवोपरेशन हो रही है। और इस एवोपरेशन की वजह से वाटर वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर क्लाउड्स में तब्दील हो जाता है, और फिर क्लाउड्स डिफरेंट प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, कभी वो रेन की फॉर्म में, कभी स्नो की फॉर्म में, और कभी हेल और ड्यू की फॉर्म में नीचे आके गिरता है। तो इस तरह से सनलाइट, और फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है ग्रेविटी। अब ये जो वापस प्रेसिपिटेशन नीचे आएगी वो कैसे आएगी? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो वाटर साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं, सनलाइट एंड द ग्रेविटी। सनलाइट की वजह से एवोपरेशन होगी और ग्रेविटी की वजह से प्रेसिपिटेशन होनी है, और इस तरह से दोबारा वाटर नीचे आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई वाटर इस तरह से इन्वायरमेंट से ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आके गिर रहा है। फिर उसके बाद लिविंग बीइंग्स उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप जानते हैं प्लांट्स सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनिमल्स वाटर को ड्रिंक करेंगे। फिर प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वाटर का लॉस होगा, और उसके बाद एनिमल की बॉडी से भी ये परस्पायरेशन के ज़रिए वाटर का लॉस हो रहा है। यूँ इस तरह से ये सर्कुलेशन जारी रहती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द वाटर साइकिल। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात ये वाटर साइकिल के हवाले से। नाउ कम टू द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल is another kind of biogeochemical cycle. नाइट्रोजन साइकिल, इसमें हम नाइट्रोजन की साइक्लिक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज लॉन्ग क्वेश्चंस इन फेडरल बोर्ड आर कंसर्न। तो अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें जो फ्रेश स्टूडेंट हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म। किसी भी साइकिल को आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे मैं कहूँ फास्फोरस साइकिल की डेफिनेशन बनाए तो वो भी ऐसे ही बनेगी, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये कौन से रेजरवायर का कंपोनेंट है? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच रेजरवायर? सी। अगेन इट बिलोंग्स टू रेजरवायर सी, एग्जैक्टली। ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेजरवायर सी। क्यों रेजरवायर सी? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ये आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इट इज़ एन इनऑर्गेनिक, एंड सेकेंडली ये लिविंग बीइंग्स इसको एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एंड अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट। तो आप मुझे अब ये बताइए कि ये जो नाइट्रोजन है ये इन्वायरमेंट के किस कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद है? सी रेजरवायर का तो पार्ट है, ये तो बात समझ में आ गई, बट इस कौन सा ऐसा मेजर एरिया है हमारे इन्वायरमेंट का जहां पर नाइट्रोजन आपको मिलेगा? So एयर, एटमॉस्फेयर। yes, it is the part of atmosphere. ये नाइट्रोजन का जो मेजर कंपार्टमेंट है वो है एटमॉस्फेयर। इट इज़ फाउंड इन एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में आपको पता है ये कितना मौजूद होता है? 78%। हाँ जी, 78 to 79% ये नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 78% चलें या 79%, दोनों फिगर्स बिल्कुल करेक्ट मानी जाती हैं। ये आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद ये इतना ज़्यादा नाइट्रोजन, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। असल में लिविंग बीइंग्स में नाइट्रोजन की एंट्री होती है थ्रू द प्लांट्स। लिविंग बीइंग्स में मेनली इस नाइट्रोजन की एंट्री किसके थ्रू होगी? प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स इसको नेचर से पहले ऑब्टेन करेंगे, फिर प्लांट्स से एनिमल्स में, और एक से दूसरे एनिमल्स में, यूँ इस तरह डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में
नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यूँ असिमिलेट करते जाएंगे और अल्टीमेटली फिर दोबारा से ये वापस रिलीज़ हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन बेशक एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा है, लेकिन चूँकि प्लांट्स के थ्रू इसकी एंट्री होने, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के लिए डिपेंडेंट हैं ऑन द सॉइल नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन साइकिल को हम फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए यूँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला इवेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्लांट्स नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? सॉइल में नाइट्रोजन आएगी बाय द डीकम्पोजिशन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज breakdown of dead organic matter into simpler inorganic compounds. This is decomposition. और ये जो डीकम्पोजिशन है, इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रेजर्वायर कौन सा किस में चेंज हो रहा है बताइए? ए किस में चेंज हो रहा है? सी में, या सी चेंज हो रहा है ए में? व्हाट डू यू थिंक? डीकम्पोजिशन। अभी आपने क्या देखा था बताओ? ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये कौन से रेजर्वायर का पार्ट होगा? ए का। और फिर ये डीकम्पोजिशन के जरिए ये सी में ट्रांसफॉर्म होगा। सही है? तो यहाँ पर देखो ये ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो हो रहा है उसमें डेड बॉडीज़ की डीकम्पोजिशन हो रही है। डेड बॉडीज़ की डीकम्पोजिशन 2 स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है। डेड बॉडीज़, तो डेड बॉडीज़ की जो डीकम्पोजिशन है, पहले मरले पर यहाँ पर क्या होगा कि इसके जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनमें से नाइट्रोजन जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको रिमूव किया जाता है, और उसको रिमूव करने के बाद उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना लिया जाता है। तो पहले मरले पर यहाँ पर होगा अमोनिया और अमोनियम आइंस की फॉर्मेशन। अमोनिया एंड अमोनियम आइंस कैसे हुआ भैया? ये इस तरह से हुआ कि पहले मरले पर डेड बॉडी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे उन नाइट्रोजनस कंपाउंड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया गया। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भला कौन से होते हैं डेड बॉडीज के अंदर? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर प्रोटीन्स। और क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस, डीएनए जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं, आरएनए विच आल्सो कंटेन नाइट्रोजनस बेसेस, यानी प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और इन तीनों के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है वो क्या है? दरअसल वो इनके पास है अमाइनो ग्रुप। वो क्या है इनके पास? अमाइनो ग्रुप। जैसे प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें अमाइनो ग्रुप्स हैं, और डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें भी अमाइनो ग्रुप्स हैं। तो अमाइनो ग्रुप्स आर बेसिकली द नाइट्रोजन containing functional groups which are present in these organic compounds. तो in the first step these amino groups are released, और उसके बाद they are combined with H plus ions to make ammonia and ammonium ions. ठीक है, ये अमोनिया और अमोनियम आइंस बनाए जा रहे हैं, NH3 and NH4। तो ये जो आप इवेंट देख रहे हैं दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। What is this? This is known as ammonification. तो अमोनिफिकेशन के ज़रिए, ये अमोनिफिकेशन इस डीकम्पोजिशन का एक इवेंट है, इसका एक पार्ट है। इस अमोनिफिकेशन के ज़रिए, हालांकि अमोनिफिकेशन से पहले ये जो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप था ना, इसको हम डी अमाइनेशन कहते हैं। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो बेशक, डी अमाइनेशन। तो डी अमाइनेशन, देन अमोनिफिकेशन, और फिर उसके बाद क्या होगा? अमोनिफिकेशन के बाद जो अमोनिया और अमोनियम आइंस हैं, नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फर्स्ट नाइट्राइट। पहले ये नाइट्राइट में चेंज होंगे, नाइट्राइट मींस NO2 में ये चेंज होंगे, और उसके बाद फिर ये जो नाइट्राइट है
इट इज़ फर्दर चेंज इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में ये चेंज होंगे, दैट इज़ NO3। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं कॉल्ड नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास की एक्टिविटी से ये हो रहा है, नाइट्रोसोमोनास। ये अक्सर MCQs में ये बैक्टीरिया का नाम पूछे जाते हैं। और जबकि यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर की स्पीशीज ये दोनों इवेंट परफॉर्म कर रही हैं, एंड बोथ दीज इवेंट आर कलेक्टिवली नोन एज, ये जो दोनों इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं अमोनिया और अमोनियम आयन से नाइट्रेट की जो फॉर्मेशन हुई है, दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज दिस? नाइट्रिफिकेशन। तो यूं आपने नोट किया कि जो डीकम्पोजिशन था, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में से पहले डीअमाइनेशन के जरिए अमोनिया अमाइनो ग्रुप की फॉर्मेशन है, फिर अमाइनो ग्रुप का अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्जन, दैट इज अमोनिफिकेशन, और फिर अमोनिफिकेशन से अमोनिफिकेशन के बाद अमोनिया और अमोनियम आयंस का नाइट्रेट में कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यूँ ये तीनों इवेंट मिलकर डीकम्पोजिशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रेट कंपाउंड्स, these are the most suitable form of the nitrogenous compounds which can be absorbed by the plants. Plants ना तो ये प्रोटीन DNA RNA ले सकते हैं, इससे गुजारा कर सकते हैं, ना प्लांट्स वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद थी उसको ले सकते हैं। प्लांट्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की वो क्या है? नाइट्रेट कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये सारा इवेंट सॉइल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, सही। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सॉइल के अंदर ये एनिमल और प्लांट, तो इन एनिमल और प्लांट की डेड बॉडीज़ और उनकी जो मटेरियल्स हैं, जो उनकी वेस्ट हैं, डीकम्पोजिशन के ज़रिए, जिसमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुए। तो इस जगह पर जो इवेंट इन्वॉल्व हुआ उसे क्या नाम देना चाहिए हमें? दिस इज़ एक्चुअली द अमोनिफिकेशन। वो डीअमाइनेशन जो था ना वो भी बेशक यहाँ हुआ है, लेकिन अक्सर उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन आप याद रखें किसी केस में अगर वो पूछी जाए तो उसको भी जहन में लाइएगा। बहरहाल ये अमोनिफिकेशन के बाद फिर जब अमोनिया और अमोनियम आयंस ये नाइट्राइड और फिर नाइट्रेट में चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों इवेंट नाइट्रीफिकेशन कहलाते हैं। नाइट्रीफिकेशन इधर भी और ये भी नाइट्रीफिकेशन हो रही है। अच्छा, ये तो एक आपने फेज देखा नाइट्रोजन साइकिल का। अच्छा, दूसरा फेज क्या होगा? द सेकेंड फेज इज द assimilation. Second phase is assimilation. Now what happens during assimilation? Decomposition के बाद मरहला आता है assimilation का। तो assimilation का मतलब ये होता है utilization of nitrogenous compounds in the living beings. Utilization of nitrogenous compounds in living beings. जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अब यूटिलाइज होंगे। कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं भाई? दोबारा देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में कि जो प्लांट्स थे, प्लांट्स अब इन नाइट्रेट कंपाउंड्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो दिस इज असिमिलेशन। ये प्लांट्स के अंदर असिमिलेशन हो रही है। असिमिलेशन यानी प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। किस मकसद के लिए? वही प्रोटीन, डीएनए, आरएनए बनाने के लिए। दूसरी तरफ फिर प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे, प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स, तो फिर ये एनिमल बॉडी के अंदर असिमिलेशन हो रही है। दिस इज असिमिलेशन इन द एनिमल बॉडी। देखो, एनिमल्स ये नाइट्रेट से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। एनिमल्स को प्लांट की प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए होंगे, जिससे एनिमल्स अपने बॉडी की फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये असिमिलेशन हो रही है। और उसके बाद फिर जब ये लिविंग बींग्स में ये चले गए तो लिविंग बींग्स की डीकम्पोजिशन होगी, और लिविंग बींग्स की जब डेथ हो जाती है तो डेड बॉडीज़ की डीकम्पोजिशन के ज़रिए दोबारा इन्वायरमेंट में।
लिहाजा एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डीकम्पोजिशन एंड असिमिलेशन, और ये साइकिल पूरा हो रहा है। डीकम्पोजिशन में अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड देन असिमिलेशन, और फिर तो ये इस तरह से साइकिल पूरा हो रहा है। लेकिन इस साइकिल के अंदर मज़ीद 2 इवेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो क्या है कि देखो ये जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं ना, ये अक्सर लॉस होते रहते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स अक्सर लॉस होते रहते हैं। तीसरा यहाँ पर इवेंट हम बताएंगे कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो रही है, नाइट्रोजन डिप्लीशन का मतलब होता है सॉइल में नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन डिप्लीशन इन सॉइल। तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी कैसे हो रही है, उसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है दरअसल डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट कॉजेज नाइट्रोजन डिप्लीशन इन द सॉइल। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? असल में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सच एज स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास ये ऐसा सॉइल माइक्रोब है जो कि जब उसको ऑक्सीजन की कमी फेस करनी पड़ती है तो वो ऐसी सूरत में नाइट्रेट्स को तोड़ता है, उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है और इसमें से जो नाइट्रोजन उसको फ्री फॉर्म में लिबरेट कर देगा। दिस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन इज वन ऑफ द फैक्टर विच कॉजेज नाइट्रोजन डिप्लीशन। नंबर 2, यहाँ पर इरोजन हो रही होती है। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। देखो अक्सर बारिशों की वजह से या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलने की वजह से सॉइल के ऊपर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल्स की लेयर होगी वो वहाँ से मूव करके कहीं और चली जाएगी। अगर बारिश तेज़ हो तो तब भी पानी जब बहता है सॉइल के ऊपर से तो सॉइल के ऊपर जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स की लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। दिस इज नोन एज इरोजन। तो इरोजन इज अनदर फैक्टर विच कॉजेज नाइट्रोजन डिप्लीशन। ठीक है, इरोजन भी है, और इरोजन के साथ साथ एक और फैक्टर होता है, उसे कहते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब है कि पेनिट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट। देखो अगर किसी सॉइल में पानी खड़ा रहे तो पानी खड़े रहने की वजह से कुछ पानी तो एवोपरेट कर जाएगा सॉइल में से, लेकिन बाकी का जो पानी है वो न्यूट्रिएंट को अपने साथ वो नीचे ज़मीन में ले जाएगा। दिस पेनिट्रेशन ऑफ वाटर डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लीचिंग। तो लीचिंग इज अनदर फैक्टर विच कॉजेज नाइट्रोजन डिप्लीशन। लीचिंग, तो यूँ लीचिंग भी हो रही है, और लीचिंग के साथ साथ द फाइनल फैक्टर इज़ द फायर। बाज़ औक़ात सॉइल में कोई आग वगैरह लग जाती है या लगा दी जाती है तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है? उसकी वजह से ये जो नाइट्रेट कंपाउंड से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर फायर का फैक्टर भी एक हो सकता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को तोड़ देगा सॉइल में, और यूँ नाइट्रोजन डिप्लीशन हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर ये नाइट्रोजन डिप्लीशन होगी तो प्लांट को नाइट्रोजन दस्तयाब नहीं होगी। तो इसकी रिप्लेनिशमेंट कैसे होती है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन डिप्लीशन तो हो गई, आप इसकी रेमेडी देखिए। इसका सोल्यूशन कुछ यूँ होगा, एंड इट्स रेमेडी कहते हैं इलाज को। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ नेचुरल इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। तो ये अमोनिया या अमोनियम आयंस, इसके अंदर जो इसकी कन्वर्जन है फ्री नाइट्रोजन की, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो सॉइल के इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कन्वर्जन, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ये अमल 3 मुख्तलिफ वे में हो सकता है। उनमें से एक को कहते हैं बायोलॉजिकल, उसमें अब कुछ लिविंग बींग्स इन्वॉल्व होंगे, बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया,
जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, या फिर ये कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे सिम्बायोटिक में राइजोबियम, जो रूट, कुछ प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं सिम्बायोटिक की, और ये फ्री लिविंग, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इन बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। एक होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, थंडर एंड लाइटनिंग। और तीसरी होती है इंडस्ट्रियल, जिसको हम मैन मेड कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो इसमें देखो ये जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ये फर्टिलाइजर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स होती हैं। तो ये है दरअसल इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है इसको एटमॉस्फेरिक कहेंगे, दिस इज एटमॉस्फेरिक, एंड दिस वन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल, जिसमें ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, बायोलॉजिकल। बहरहाल इन तीनों डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन से अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन के अंदर, ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स का लॉस हुआ था, वो लॉस कंपनसेट हो जाएगा और सॉइल दोबारा नाइट्रोजन रिच हो जाएगी, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साइकिल अगरचे इन 2 स्टेप्स से भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये स्टेप्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नाइट्रोजन साइकिल है उसमें ये सारे इवेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी, तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देखेंगे कि हमारे इस इकोसिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है और किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.